हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा हमने लोगों दोस्तों पिछले वीडियो में देखा था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के क्या क्या प्रोविज़न थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8061 को भी पढ़ा था। अब उससे जो भी क्वेश्चन आए हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, जामिया हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, अब उन क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच एक्ट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब ये दोस्तों है कि किस एक्ट के तहत वाइसरॉय को पावर मिली थी कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 8061, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058, सी ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन डी है चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड। दोस्तों इसका ऑप्शन ए होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 8061, ऑप्शन ए फॉर एप्पल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों देखते हैं हम। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मतलब कम्युनल किस एक्ट के तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या उसी को हम सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, मुस्लिम को मिला था। ऑप्शन है इसके दोस्तों चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, बी ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, सी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 8061 मतलब 1861, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1919, ऑप्शन बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये दोस्तों बीएचयू बीएलएलबी 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी बीआर अम्बेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि कम्युनल इलेक्टोरेट को लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। उन्होंने हमारे यहाँ ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट इंडियन हाई कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ऑप्शन ए 8067, ऑप्शन बी 8061, ऑप्शन सी 8064, ऑप्शन डी 8065। ये क्वेश्चन एएमयू एलएलबी बीएलएलबी का है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है इसका। 3 हाई कोर्ट बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता इस्टेब्लिश इन जुलाई 1862 अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 8061। मतलब इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 8061, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों इस एक्ट को दिस एक्ट आल्सो नोन एज मॉन्ट चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। मॉन्ट जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चैम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसके फीचर्स देखते हैं दोस्तों। दिस एक्ट सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मतलब जैसे इस समय सेंटर के अलग से एक यूनियन लिस्ट होती है प्रेजेंट टाइम में एक, और दूसरा स्टेट लिस्ट होती है, और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। लेकिन उस समय क्या हुआ था, सेंट्रल और प्रोविंस में कुछ सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए थे, मतलब कुछ पावर जो डिवाइड कर दी गई थी। इट फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2। मतलब ये है कि पहले एक तो सेंटर के पास जो पावर हैं वो तो रहेंगी, और जो स्टेट को मिली है उनको और भी डिवाइड कर दी गई थी। पहली थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे दोस्तों, उनको फंक्शन किसके द्वारा की जाती थी, गवर्नर के द्वारा, लेकिन किसकी कंकरेंस से, मतलब किसकी सहमति से, मिनिस्टर की। और वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और दूसरा ऑप्शन था रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब ये है कि पावर जो थी यूज़ की जाती, मतलब फंक्शन की जाती थी गवर्नर और उसकी काउंसिल के द्वारा, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, वो पावर जो थी, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती
गवर्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति, मतलब ये है, दो तरीके की पावर होती थी, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट। इसी को दोस्तों बोलते हैं डायआर्की। डायआर्की, कुछ पावर उनकी जिम्मेदारी होना, कुछ पावर जिनके प्रति किसी भी तरीके से फंक्शन करो उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री, मतलब पहली बार हमें इलेक्शन का इंटरेस्ट कब हमने चखा था हम लोगों ने, हम इंडियन ने इलेक्शन का 1919 मतलब 1919 के एक्ट के तहत हमें इलेक्शन का मज़ा चखने को मिला था, जिसमें दो हाउस भी बनाए गए थे, वाई कैमरालिज्म जिसे बोलते हैं, एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों इस समय है कौन, लोकसभा और राज्यसभा। डी ऑप्शन डी देखते हैं, इट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू 6 सेक्स, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन, मतलब दोस्तों इसने और भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। अब सिख लोग भी सिख कैंडिडेट को ही चुनेंगे, मतलब वोट देंगे, सिख को वोट देंगे, इंडियन क्रिश्चियन को वोट देंगे, और एंग्लो इंडियन सिर्फ एंग्लो इंडियंस को देंगे, और यूरोपियंस को देंगे। देखिए किस तरीके से हमारे इंडियंस के बीच डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने खेली थी, आप लोग देखिए। इट ग्रांटेड लिमिटेड फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, मतलब देखो हम इस समय है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मतलब सबके पास जो भी 18 साल के ऊपर है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, सबको वोट देने का अधिकार था। लेकिन नहीं, 1919 में जो था, जिनके पास ज़मीन जायदाद होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, जो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, और जो एजुकेटेड थे मतलब पढ़े लिखे थे, उन्हीं लोगों को सिर्फ वोट देने का अधिकार था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन आए हैं इस एक्ट से। विच एक्ट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू 6 मतलब सरदार लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट के तहत मिला। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी 1909, सी 1861, डी 1935। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मतलब 1919 के तहत सरदार लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एक्ट नोन एज द मॉन्ट चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये एमयू का क्वेश्चन है, बीए का दोस्तों। ये है ए 1919, बी 1935, सी 1933, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर होगा आंसर डी 1919। मॉन्ट चैम्सफोर्ड रिफॉर्म को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन डिड रॉलेट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब रॉलेट एक्ट कब आया था। दोस्तों रॉलेट एक्ट हम बता देते हैं, जिसमें कोई भी संदिग्ध, मतलब कोई किसी के ऊपर अगर शक होता था ना, तो उसे डिटेन कर लिया जाता, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस समय प्रोविज़न है कि अगर हम किसी को गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं कोई प्रोविज़न था, डिटेन कर लिया वो जेल में सड़ता रहेगा, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि उसको मजिस्ट्रेट या कोर्ट या किसी के सामने पेश किया जाए। इसी को हम रॉलेट एक्ट बोलते हैं। ना कोई दलील, ना वकील, डायरेक्ट जेल में जाओ आप। ये एक्ट आया था 1919 में। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ये इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों बहुत से प्रोविज़न लिए गए हैं, चाहे यूनियन लिस्ट वाला हो, मतलब बहुत से प्रोविज़न है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आगे नेक्स्ट क्लास वीडियो बनाएंगे तो उसमें दोस्तों बताएंगे आपको। चलो देखते हैं इसमें प्रोविज़न क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे। ए, दिस एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन फेडरलिस्ट, मतलब फेडरलिस्ट बोलते हैं दोनों, यूनियन मतलब सेंटर के पास, बी प्रोविंशियल लिस्ट मतलब स्टेट के पास, सी कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों इसमें जो है लॉ बना सकते हैं, दोनों लोग इस पावर को
एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। दिस लीड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब इसी के तहत, जिस तरीके से फेडरेशन का मतलब ही होता है कि पावर शेयरिंग, मतलब सेंटर स्टेट और भी नीचे, मतलब जैसे इस समय है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रधानी का भी इलेक्शन होता है, उनके पास भी पावर होती है, इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, इसी के तहत हमारा एक इंडिया जो थी फेडरेशन का फाउंडेशन पड़ गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। बी, इट एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनोमी इन इट्स प्लेस, मतलब पहले हमने देखा था कि कुछ सब्जेक्ट थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नर अगर उसे उस पावर को यूज करता था, मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मतलब ट्रांसफर्ड पावर अगर उसे यूटिलाइज करता था तो वो उसके जिम्मेदार था, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब वो डायरकी थी वो हटा दी गई थी प्रोविंस से, और प्रोविंशियल ऑटोनोमी मतलब ऑटोनोमी प्रोविंस को मिल गई थी। नेक्स्ट को पॉइंट पे चलते। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोड विच वाज सेटअप इन 1935, मतलब एक फेडरल कोड भी इसी एक्ट के तहत सेटअप किया गया था 1937 पे। अगले चलते। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी आजकल रिजर्व बैंक है ना दोस्तों, ये 1935 एक्ट के तहत ही आई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। विच एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फाउंडेशन इन इंडिया, मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों, हम क्वेश्चन पे आ गए। विच एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फाउंडेशन इन इंडिया, ये दोस्तों एमयू जामिया BHU सब में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। फेडरल फाउंडेशन किसके तहत रखा गया था दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था 1935। ये ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी ऑप्शन हो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी, इधर वाला सी, लेफ्ट वाला सी दोस्तों, सी दोनों तरफ लिख के आया, लेफ्ट वाला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंडर विच एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये ऑप्शन हो दोस्तों इसका 1935 में, आपको ऊपर ही पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों एक और पढ़ लेते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोस्तों, ये देखा लेना है, इंडियन इंडिपेंडेंस है दोस्तों यहाँ पे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके प्रोविजन है। इट इंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी इट मतलब ब्रिटिश रूल को इसने समाप्त कर दिया। इट प्रोवाइडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब पहले हमारा एक इंडिया था, अब इससे पाकिस्तान को भी डोमिनियन स्टेटस मिल गया और इंडिया को भी। इट एबॉलिश ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय, मतलब जो वॉइस रॉय हुआ करते थे इंडिया में वो अब दोस्तों हटा दिए गए थे, उनकी जगह पे आए थे गवर्नर जनरल। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडर विच एक्ट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, मतलब अंडर विच एक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे कर लेना, बहुत गलती कर दी हमने। अंडर विच एक्ट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, आंसर ये दोस्तों यही है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो माउंट बैटन ही है। अगर पूछा जाता फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो होगा इसका ऑप्शन सी राजगोपालचारी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।